हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए उत्कृष्ट एकेडमी सीटेट का पेड टेस्ट संख्या 8। कल हम ख़राब मौसम और कुछ व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से वीडियो आपको नहीं दे पाए थे। प्रयास ये करेंगे कि आज कल की भी वीडियो और आज की भी वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाए, तो ये प्रयास होगा। अब बाकी देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन पूछा है, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं। आप लोगों ने प्रयास किया होगा क्योंकि पीडीएफ आपको परसों ही दे दी गई होगी। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने इसको सही भी किया होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाए कि कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। तो सबसे पहले तो समझिए, ब्लूम को समझिए। ब्लूम का जो वर्गीकरण है ना, ये किया गया 1956 में। कब किया गया? 1956 में ब्लूम ने वर्गीकरण किया। 1956 में किस बात का वर्गीकरण किया? जो शिक्षण के उद्देश्य थे। किसका वर्गीकरण किया? जो शिक्षण के उद्देश्य थे उसका वर्गीकरण किया। किसने? बीएस ब्लूम ने। ठीक है, बीएस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। कब किया? तो आप देखेंगे कि इन्होंने जो वर्गीकरण किया था 1956 ईस्वी में। ठीक, 1956 में जब वर्गीकरण किया तो ब्लूम महोदय ने बताया कि इसमें 3 हैं। कितने? शिक्षण के उद्देश्य 3 प्रकार के। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। मनोप्रेरणा का जिक्र उन्होंने कोई नहीं किया था। ज्ञानात्मक इसको इन्होंने निम्न कहा था, या हम कह लें कि सबसे बेसिक बताया था। भावात्मक दूसरे स्तर का था और क्रियात्मक या कौशलात्मक ये तीसरे नंबर पे था, या हम कह लें कि शिक्षण का सबसे उच्च उद्देश्य होता। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो ज्ञानात्मक वाला है वो सबसे पहला था, ज्ञानात्मक सबसे पहला था, भावात्मक जो है वो आपका दूसरा था और क्रियात्मक जो वो आपका तीसरा था। ठीक है, प्रत्येक पक्षों में भी बात की। जैसे ज्ञानात्मक की बात करेंगे तो इसमें भी 5 पक्षों की बात की थी, भावात्मक की बात की जाएगी तो उसमें भी 5 की बात की गई, और क्रियात्मक ऐसे ही आपको अभी सभी में देखने को मिलेगा आगे। फिर क्योंकि मैंने क्वेश्चंस ऐसे कलेक्ट कर रखा है तो अभी यहाँ नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ जो पूछा गया कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं रहा, तो आप क्या कहेंगे? मनोप्रेरणा। इसका जिक्र ब्लूम ने नहीं किया था। ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम करके ऐसे इनकी पुस्तक भी है बीएस ब्लूम की। ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम ऐसे करके। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो जब मैंने आपको सीटेट की पहली वीडियो दी थी तो मैंने वहां आपसे कहा था कि बेटा ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 जो है ये आपके सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चाहे हिंदी यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट की टीचिंग हो जाए, लैंग्वेज सेकंड की हो जाए, कोई भी जो आपका सेक्शन है सीटेट में, उसमें एनसीएफ 2005 आपका जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमने आज 8वां टेस्ट है, उसमें पहली बार मैंने एनसीएफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इंक्लूड किया है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो पहला देखिए, स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। तो ये बिल्कुल सही है। आप एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि बाहरी ज्ञान जो है उसको भी स्कूल के ज्ञान से जोड़ने की बात की गई, यानी कि स्कूल के बाहर की जो चीज़ें उनको भी कहीं ना कहीं बच्चों को बताई जाए। ये मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित किया गया है। इसके बाद दूसरा देखेंगे कि परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा में एकीकृत बनाना। तो ये दोनों बिंदु जो है एनसीएफ 2005 में आपको मिल जाएगा। तीसरा है अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना। तो देखिए रटने की बात कभी भी नहीं की गई है। और चौथा है पाठ्यपुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ये भी कहा गया है एनसीएफ 2005 में कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना रहा जाए बल्कि बालकों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये बात भी उसमें कही गई है। ये भी लिखा गया कि स्कूल के बाहर की जो जानकारी उसको छात्र जीवन से जोड़ना। ये भी लिखा गया कि परीक्षा को अधिक लचीला तथा कक्षा जीवन में एकीकृत करना। यानी कि तीनों बिंदु सही हैं। जो ये वाला है कि अधिगम को रटना, तो ध्यान दीजिए एनसीएफ 2005 में कभी भी रटने पर बल नहीं दिया गया है। किस पे बल दिया गया है? समझने पर बल दिया। किस पर? समझने पर बल दिया गया, अथवा हम कह लें कि करने पर बल दिया गया है। लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है एनसीएफ 2005 में, ना कि रटने की बात की गई है। तो क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा गया कौन सा मार्गदर्शी सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, तो आप बताएंगे कि सर ये तीसरा वाला जो विकल्प है ये मार्गदर्शी सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है एनसीएफ 2005 के। आगे बढ़ते हैं और आज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक शिक्षक के रूप में आपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा है। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? समझिए पहले क्या कहा गया है
कि प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए निबंध लिखने के लिए कहा है। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या होती है। अभी पहले क्वेश्चन में भी हमने चर्चा किया था, अब फिर से इसको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि ब्लूम ने जब वर्गीकरण किया बेटा तो 3 स्तर बताए। कितने? 3 स्तर। पहले को क्या कहा? ज्ञानात्मक कहा, दूसरे को भावात्मक कहा और तीसरे को क्रियात्मक कहा। जो क्रियात्मक वाला है इसी को कौशलात्मक भी कहा गया है, मैं लगातार आप लोगों को बताता रहा हूं। जो भावात्मक है इसी को बोधात्मक भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ब्लूम ने 3 स्तर बताए, ये हम कह लें कि 3 जो है वर्गीकरण किया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या कौशलात्मक। इसी में से जो ज्ञानात्मक वाला है इसी को यहाँ पर संज्ञानात्मक कहा गया है, यानी कि जो पहला वाला था उसी को क्या कहा गया है? संज्ञानात्मक कहा गया। और पूछा गया है कि जब आप किसी बालक से ये कहते हैं कि प्रदूषण हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखिए, तो यह भी कह दिया कि संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या के अंतर्गत किसका प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब संज्ञानात्मक स्तर की बात की जाती है बेटा, तो संज्ञानात्मक स्तर जो है उसमें क्या है कि 5 स्तर है। संज्ञानात्मक में भी 5 हैं। मैंने अभी बताया था ना कि संज्ञानात्मक में भी 5 हैं। कौन कौन से 5 हैं? पहले को कहते हैं ज्ञान। क्या कहते हैं? ज्ञान। फिर कहते हैं बोध, फिर कहते हैं अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। फिर कहते हैं विश्लेषण। क्या कहते हैं? विश्लेषण। फिर कहते हैं संश्लेषण। क्या कहते हैं? संश्लेषण। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो जो ज्ञानात्मक वाला ना उसमें 5 चरण बताया गया। कितने? 5 चरण। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, ज्ञान या ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब आपसे पूछ रहा है कि बेटा इन्हीं बताओ, इन्हीं 5 में से किस वाले का प्रयोग ज्ञानात्मक स्तर के अंतर्गत किया गया है। तो ज्ञान का मतलब बेटा देखो यहां जो लिखा गया है वो जानकारी देना, ठीक। बोध का यानी कि ये जो समझ लिखा गया ये बोध है, ये दूसरा वाला है। इसके बाद ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग को यहां क्या लिखा गया है? संप्रयोग लिखा गया है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के अंदर कुल मिलाकर 6 चरण बताए। कितने? 6 चरण बताए। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मुझे लगता है कि पीछे मैंने 5 कह दिया था, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। जब हम ज्ञान के या जो हम शिक्षण के स्तर पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो स्मृति स्तर वाला उसमें 5 है, इसमें क्या है कि 6 है। कितने चरण है? 6 चरण है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। कहा गया कि जब हम क्या कहते हैं कि निबंध को समझने के लिए उस पर लिखते कुछ हैं, तो ये क्या होगा? तो ये संप्रयोग होगा। ये क्या होगा? ये संप्रयोग होगा, जिसको मैं लगातार कहूँगा ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग तो तीसरे लेवल का होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ज्ञानात्मक स्तर जो है, इस ज्ञानात्मक स्तर या ज्ञानात्मक चरण के जो स्टेप्स हैं, 6 चरण हैं, उसको व्यवस्थित कीजिए। तो आप कहेंगे, ऐसे कहेंगे ज्ञान, बोध, फिर आप कहेंगे अनुप्रयोग, फिर आप कहेंगे विश्लेषण, फिर कहेंगे संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। तो ये सही क्रम है इसका कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। कभी कभी पूछ लेता है कि ज्ञानात्मक जो चरण है उसमें सबसे निम्न वाला कौन सा है। तो सबसे निम्न होता है बेटा ज्ञान। ये जो है ना, ये 6 चरणों में सबसे निम्न है। और जो मूल्यांकन यहाँ नहीं लिखा गया, मूल्यांकन सबसे उच्च होता है। फिलहाल यहाँ जो प्रयोग करने की बात की गई है तो किस में आ जाएगा? संप्रयोग में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में क्या की जानकारी एकत्र की है। समझिए इस बात को, क्या किया है? जानकारी एकत्र की है। किस आधार पर? एज अ टीचर आपने क्या किया है? उपयुक्त परीक्षण, जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि और व्यक्तित्व और कक्षा के व्यवहार केवल जानकारी प्राप्त की है। क्या किया है? केवल जानकारी प्राप्त किया है। अब यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आकलन कहलाएगी, मापन कहलाएगी या मूल्यांकन कहलाएगी या उपरोक्त सभी? तो देखिए, मापन का मतलब होता है बेटा, देखो यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, जब मापन की बात की जाएगी तो मापन का मतलब अंक प्रदान करना। क्या? अंक प्रदान करना। अभी देखिए यहां पर कहीं भी पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे, कहीं भी अंक प्रदान करने की कोई बात नहीं की गई। इसका मतलब ये मापन नहीं होगा। मूल्यांकन का मतलब तो मूल्य का अंकन करना, यानी कि मापन से भी बड़ी प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन। और जब मापन किया गया होता तभी मूल्यांकन किया जा सकता था। अर्थात मूल्यांकन के संदर्भ में यह लिखा होता कि हमने ये देखा कि किन उद्देश्यों को हम लेकर चले थे, कौन कौन से शैक्षणिक गतिविधियां की गई और उसमें परिवर्तन अंतर क्या है, तब हम कहते हैं कि वह मूल्यांकन होगा। तो बेटा देखो, ना तो मापन किया गया है क्योंकि अंक कहीं दिया नहीं गया है, ना तो मूल्यांकन किया गया है,
तो ये चौथा वाला विकल्प यानी उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। अब बचा क्या हमारे पास, बचा है एक वाला। ऐसे ही हमें सीटेट हल करना होता है, सीटेट के क्वेश्चन। बचा है विकल्प संख्या एक, जो क्या कहता है कि आकलन। अब देखिए कहा गया है कि आपने किया क्या, केवल परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके बुद्धि और व्यक्तित्व के संदर्भ में जानकारी एकत्र की थी। इसलिए क्या ये आकलन है, ना कि मापन या मूल्यांकन। आपने क्या, असेसमेंट आपने किया था, ना कि मेजरमेंट आपने किया था। असेसमेंट पहले करते हैं, फिर मेजरमेंट करते हैं, तब इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये प्राइमरी स्टेज था जिसमें आपने क्या किया था, असेसमेंट किया था। ठीक, अब आगे बढ़, देखिए बगल में निर्माण कार्य चल रहा है, तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा वॉइस भी आपके पास आ जाए, तो थोड़ा उसको अवॉइड कीजिएगा। बाकी जो काम की चीज़ें जो विषय वस्तु से जुड़ी हुई है उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जिसे मौखिक क्षमता, यानी कि कोई स्टूडेंट है, कोई बालक है, उसके अंदर मौखिक क्षमता के संदर्भ में कहा गया है कि स्टार्टिंग में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी ऐसी ही रहेगी। यह बयान किसके बात पे बल देता है? आप समझिए कि आप में कहते कोई एबिलिटी, कोई भी योग्यता कह दिया जाए और कह दिया जाए कि अभी जैसे है, आगे के वर्षों में चलने के बाद भी ऐसे ही होगी। ये नहीं पूछा गया कि होगा कि नहीं होगा। समझिए, आपसे ये नहीं पूछा गया कि बेटा ये बताओ कि आज हम ज्यादा बोलते हैं तो आने वाले समय में भी हम कम बोलेंगे या ज्यादा बोलेंगे, ऐसा क्या होगा, ये नहीं पूछा गया। ये क्या निश्चित कर दिया गया है, ये डिफाइन कर दिया गया है कि आज अगर हम कम या ज़्यादा बोलते हैं तो आने वाले समय में भी क्या होगा कि बिल्कुल ठीक वैसे ही होगा जैसे आज है। तो यह बात किस आधार पे कही जा सकती है, फिर से समझिए। जैसे आप में कह दिया जाए कि मान लीजिए कि आप में बुद्धिलब्धि क्या है, 110 है, और आज के 20 वर्षों बाद भी आपकी बुद्धिलब्धि 110 ही रहेगी। अगर ऐसा कमिटमेंट कर दिया गया है तो ये किस आधार पे किया जा सकता है? तो आप देखिए, प्रारंभिक अनुभव एक विकल्प दिया गया है, दूसरा वातावरण, तीसरा आनुवंशिकता और चौथा आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों। तो देखिए, प्रारंभिक अनुभव के आधार पे ये नहीं कहा गया और ना तो वातावरण के आधार पे कहा गया। क्यों? क्योंकि वातावरण निरंतर क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो वातावरण अगर बदलता है तो इसका मतलब ये बात भी बदलनी चाहिए कि अगर 110 IQ है तो आगे जाकर भी 110 IQ ही होगी। लेकिन ऐसा कहा नहीं गया। क्या कहा गया कि निश्चित है कि आने वाले समय में यही रहेगा। इसका मतलब ये किसके ऊपर निर्धारित करके कहा गया? आनुवंशिकता पर। क्यों? क्योंकि आनुवंशिकता ही हमें ये बताती है कि जो क्वालिटीज हमारे अंदर स्टार्टिंग में होती हैं वो क्वालिटीज कभी भी बदलती नहीं है। जैसे कहा जाए कि वर्णांधता क्या है, वर्णांधता ये क्या, ये जन्मजात बीमारी है और वर्णांधता अगर आप में है तो ये आजीवन आप में समाप्त नहीं होगी। इसलिए कहा गया अगर कभी भी ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए कि यह विशेषता बालक में है और आने वाले समय में भी यह विशेषता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसका आधार क्या होगा? उसका आधार होगा आनुवंशिकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। थोड़ा समझने वाली बात है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करता है। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करता है करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग करके वस्तु को उठाने के लिए करता है। यह किस प्रकार की प्रगति का सूचक है? तो आप ध्यान दीजिए, सीटेट के जो हमारा कोर्स है उसमें हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में एक वीडियो है विकास के सामान्य सिद्धांत के नाम से। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे देख लीजिएगा, विकास के सामान्य सिद्धांत के नाम से। उसमें आप देखेंगे तो विकास के कई सामान्य सिद्धांतों की चर्चा की गई है। उसी में से कुछ सिद्धांतों का यहाँ भी उल्लेख किया गया है। जैसे लिखा गया पहला सिफेलोकार्डाल प्रगति, इसको हम क्या कहते हैं? ये विकास दिशा के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। जो पहला वाला विकल्प बेटा, ये विकास के दिशा के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। और विकास की दिशा में हमने आपको बताया था कि विकास की दिशा हमेशा क्या होती है? सिर से पैर की ओर होती है। वहां हमने बताया था कि सिर से पैर की ओर जो विकास प्रक्रिया चलती है उसको हम क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी विकास, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिफेलोकार्डिस या सिफेलोकार्डाल कहते हैं। लेकिन यहां उसकी बात नहीं की गई। यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें लिखा गया एक बालक पहले अपने संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है, हथेली का प्रयोग करता है, उसके बाद वह धीरे धीरे अंगुलियों का प्रयोग करता है और फिर अंगूठे का प्रयोग करता है वह क्या करने के लिए? अपनी वस्तु को उठाने के लिए। तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं? एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एकीकरण का सिद्धांत है। वहां मैंने डिफाइन करते हुए आपको बताया था कि पहले अपने संपूर्ण अंग का प्रयोग करते हैं और फिर हम धीरे धीरे करके उस अंग के छोटे छोटे हिस्सों का प्रयोग करते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रगति कहते हैं। ये यानी कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 2 वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रगति कहते हैं, यानी कि वह क्या होता है कि एकीकरण के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। किसके? एकीकरण के सिद्धांत को। अंग्रेजी में उसको कहेंगे प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रगति कहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? यानी कि एक बालक के विकास को जब हम संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक या 3 व्यापक क्षेत्रों में शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक या सामाजिक, इन 3 क्षेत्रों में बांट कर देखते हैं तो विकास की प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये सही है कि हम बालक की विकास प्रक्रिया को शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक ऐसे कई हिस्सों में बांट कर देखते हैं। तो पूछा गया कि ये कहां तक इससे जुड़ा हुआ है, इन तीनों क्षेत्रों से विकास की प्रक्रिया कहां तक जुड़ा हुआ है। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे तो पहला कि अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, तो यह नहीं संभव है, क्योंकि शारीरिक विकास ना संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है, और संज्ञानात्मक विकास जो ये भावनात्मक और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। इसको हम क्या कहते हैं, जब एक प्रकार का विकास दूसरे प्रकार के विकास को प्रभावित करता है, तो इसी को हम एक सिद्धांत कहते हैं विकास के सामान्य सिद्धांत में, अंतः संबंधित करने का सिद्धांत। क्या कहते हैं? अंतः संबंधित करने का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जो विकास के विभिन्न चरण हैं, आयाम हैं, वो एक दूसरे से क्या हैं, अंतः संबंधित होते हैं। इसका मतलब ए वाला विकल्प क्या लिखा गया है, जो लिखा है कि अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, तो ये गलत लिखा गया है। अन्य को प्रभावित करते हैं ये। दूसरा देते हैं, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित होती है यह प्रक्रिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो विकास प्रक्रिया शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक है, यह एकीकृत है और समग्र रूप से विकसित होती है। यानी कि शारीरिक विकास है तो अलग, संज्ञानात्मक विकास है तो अलग, और यह स्वयं में क्या होती है, एक समग्र रूप से यानी कि संपूर्ण रूप से अपने आप में क्या होती है, विकसित होती है। तीसरा विकल्प क्या कहती है कि आंशिक रूप से विकसित होती है, और चौथा कहते हैं बेतरतीब ढंग से विकसित होती है। तो आंशिक नहीं, यह समग्र रूप से विकसित होती है, और बेतरतीब नहीं, तरकीब यानी कि तरतीब यानी कि बेहतर ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से यह विकसित होती है। ए वाला विकल्प गलत है, सी वाला गलत है, डी वाला गलत है। सही क्या होगा, 2 वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। एक्सपीरियंस, अनुभूति का मतलब क्या, अनुभव या अनुभूति, ये बच्चों में कैसे विकसित होती है? तो इस संदर्भ में कहा कि वातावरण के बीच निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत निम्न में से किसके सिद्धांत से प्रतिबिंबित होता है? तो बता दूं, थार्नडाइक के सिद्धांत, जिसका हम कहते हैं थार्नडाइक का सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत है, या लिखा भी गया संकेत अधिगम सिद्धांत, इसको साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। कोहलर का जो सिद्धांत उसको आप देखते हैं सूझ का सिद्धांत है। तो देखिए, अगर इस बात को कहा जाए और इन तीनों में से जो 4 सिद्धांत दिए गए हैं, तो चारों में से देखेंगे किसकी बात की गई है, ये अनुभूति की बात की गई है। और अनुभूति के संदर्भ में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखेंगे कौन बता, केवल जीन पियाजे बताते हैं। अनुभूति के विषय में कौन बताता है, जीन पियाजे बताते हैं। थार्नडाइक तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ये प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने पर बल देते हैं। टॉलमैन जो है ये चिन्ह अधिगम सिद्धांत देते हैं, और कोहलर जो है सूझ द्वारा सीखने में बल देते हैं। टॉलमैन का जो सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं ये डिफाइन करता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनते हैं, उस पर डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर हम पियाजे को देखें तो पियाजे के सिद्धांत से निरंतर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये आपके सीटेट की दृष्टि से बहुत महत्व, चाहे आप सीटेट की तैयारी करें या आप राजस्थान टेट की तैयारी करें, एमपी टेट की तैयारी करें, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे कहते हैं कि बालक जो है ना अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक ये बताता है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, तो जीन पियाजे बताते हैं। लेकिन वह सृजन करते कैसे हैं? तो पियाजे कहते हैं कि ज्ञान का सृजन तो स्वयं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, स्वयं उनकी जो अपनी एबिलिटी उसको और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया के द्वारा वो ज्ञान का सृजन या निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जन्म होता है, ध्यान दीजिए, बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ साथ वह वातावरण के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। यदि बच्चा नहीं बड़ा होगा तो उसकी मानसिक योग्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 अवस्थाएं कौन बताता है, पियाजे बताते हैं, और प्रत्येक अवस्था में देखिए 2 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से फिर ऊपर, प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ विशेषताएं आती हैं। इसका मतलब कि बालकों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वह वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते जाते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते चले जाते हैं। अगर उम्र ना बढ़े तो ना वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेंगे और ना ही उनके ज्ञान का सृजन होगा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है बेटा कि अनुभूति यानी कि एक्सपीरियंस या अनुभव बच्चे वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित करते हैं, यह कथन किससे जुड़ा हुआ? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलित क्रिया है, क्या माना जाता है? तो जैसे ही संतुलित क्रिया करने की बात की, क्या कहा गया कि पुराने और नए धारणाओं के बीच में जो है ना, उसको हम क्या कहेंगे? संतुलन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतुलन कहेंगे। वो वास्तव में है कि बैलेंस करता है कि पुरानी चीजें और नई चीजें, उन दोनों को क्या करता है? बैलेंस प्रदान करता है। उसको हम क्या कहेंगे? संतुलन कहेंगे। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा। अब मैं बता दूं आपको कि पियाजे के जिस सिद्धांत की बात की जाती है बेटा, इसमें जैसे पियाजे स्कीम्स, एक शब्द का प्रयोग करते हैं, स्कीम्स का प्रयोग करते हैं। एक शब्द है स्कीमा का प्रयोग करते हैं। एक शब्द है क्या कहते हैं? ये समावेशन का प्रयोग करते हैं, लिखा गया है। एक शब्द है समायोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समावेशन का प्रयोग करते हैं, समावेशन का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये जो समावेशन की बात करते हैं या समावेशन कह लें, इसी को अनुकूलन कहते हैं। समावेशन या अनुकूलन भी इसको कहा जाता है। फिर अनुकूलन को दो तरह से बताते हैं, एक को आत्मसातीकरण कहते हैं, दूसरे को समाविष्टीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे शब्दों को महत्वपूर्ण ढंग से समझिएगा। अगर आपके पास कोई जानकारी की किताब है तो वहां से देखिए स्कीम्स क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, संतुलन या समावेशन क्या होता है, अनुकूलन संतुलन बता ही दिया हमने यहाँ पर, समावेशन या अनुकूलन क्या होता है, और उसके साथ अनुकूलन दो प्रकार का होता है जिसको हम क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे स्कीम्स के विषय में मैं बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। स्कीम्स का मतलब है कि पियाजे कहते हैं कोई भी ऐसी मानसिक क्रिया जिसको अगेन एंड अगेन रिपीट किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। जिसको अगेन एंड अगेन रिपीट किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। स्कीमा के संदर्भ में कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के संदर्भ में जो पहली मानसिक क्रिया होती है हमारी, ये जो पहला मानसिक अनुभव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। इसके बाद समावेशन या जो अनुकूलन की बात की गई, अनुकूलन के संदर्भ में कहते हैं कि पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को जब हम जोड़ने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान को, जब हम पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हैं, या हम कह लें कि हमारे पास जो पुरानी स्कीमा होती है, क्या पुरानी स्कीमा होती है, इसमें जब हम कोई नई स्कीमा जोड़ते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? समावेशन या अनुकूलन कहते हैं। ठीक, अब कहते हैं पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक तो आत्मसातीकरण और दूसरा समाविष्टीकरण। तो आत्मसातीकरण में कहते हैं कि जब पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने के लिए हमें किसी भी प्रकार से नई चीज़ों को नहीं करना पड़ता, यानी कि कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ता है, तो उसको हम आत्मसातीकरण कहते हैं। कि जैसे मिलती है नई जानकारी, ठीक उसी प्रकार से उसको हम पुरानी जानकारी में जोड़ लेते, तो इसको आत्मसातीकरण कहते हैं। और जब पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ने के लिए बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तो उसको हम समाविष्टीकरण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। ये जो उपयोग और अनुपयोग का नियम है उसको क्या कहा जा सकता है? तो देखो बेटा, जरा जो प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम, ये थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से जुड़ा हुआ। किससे? थॉर्नडाइक का सीखने का नियम है। तो बेसिकली थॉर्नडाइक, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। कितने प्रकार के नियम बताए? बेसिकली इन्होंने दो प्रकार के नियम बताए। कितने? दो प्रकार। एक तो कौन से? मुख्य नियम, और दूसरे कौन से? गौण नियम। तो मुख्य नियम को थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार का बताया और गौण नियम को इन्होंने 5 प्रकार का बताया। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे वो हमेशा किसके संदर्भ में पूछा जाता है? मुख्य नियम के ही विषय में पूछा जाता है। किसके नियम के? मुख्य नियम। तो मुख्य नियम कितना बताया? 3। पहला क्या बताया? अभ्यास का नियम, है ना, अभ्यास। फिर कहा गया तत्परता और प्रभाव। तो बेटा यहां ध्यान दीजिए, अभ्यास, प्रभाव या तत्परता जो है ना, इसको अगर क्रम से व्यवस्थित किया, सबसे पहले क्या बेसिक नीड होती है? तत्परता की नीड होती है हमें किसी कार्य को करने के लिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सीखने के नियमों में से प्राथमिक कौन सा है, तो प्राथमिक कौन सा होगा? तत्परता का नियम होगा, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तत्पर होना पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। फिर अभ्यास के बाद हमको क्या मिलता है? उसका प्रभाव मिलता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने किस नियम में बदलाव किया, तो थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम को बदल करके परिणाम का नियम कर दिया था। अब बेटा ये जो है ना, प्रयोग और अनुप्रयोग के नियम की बात है, तो प्रयोग और अनुप्रयोग जो है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपका जो अभ्यास का नियम है उसके अंतर्गत आता है। किसके नियम के अंतर्गत? अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है प्रयोग और अनुप्रयोग। तो देखिए यहाँ श्रम का नियम या प्रबलन का नियम, तो जो
अभ्यास है उसी को क्या कहा गया है, श्रम कहा गया है। क्या कहा गया है, श्रम कहा गया है। यहां पर केवल इस क्वेश्चन में कहा गया, इसको समझिएगा, इस क्वेश्चन में केवल श्रम कहा गया, ना कि मैं कह रहा हूं कि आप अभ्यास के नियम को श्रम का नियम कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रयोग और अनुप्रयोग का मतलब क्या है बेटा, कि जब आप किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो पहले तो तत्पर होते हैं, फिर आप अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने के बाद उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो प्रभाव पड़ता है वो किस आधार पे, कि आपने कितना उपयोग किया है, कितना अनुपयोग नहीं किया। इसलिए जो उपयोग और अनुपयोग का नियम, उसको श्रम का नियम कहा गया है, इस वाले क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आप इस सारे विषय वस्तु को समझ चुके होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके लिए आप हमारे संस्थान का जो व्हाट्सएप नंबर है 74 588 24 123 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल सका है। इसके अतिरिक्त हम लोग ऑनलाइन एसटी प्रोवाइड कर रहे हैं सभी सब्जेक्टों के, वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगा, उसको आप लोग उसका लाभ लीजिए। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन जो है हम यूपी स्पेशल की क्लास लेकर के आते हैं, यूपी स्पेशल की क्लास आपको मिल रही है, और उसके अतिरिक्त आपको पर डे का करंट अफेयर्स की वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल रहा है। ये केवल आपके लिए नहीं, जो भी आपके घर परिवार में है, जो आपके हित मित्र बंधु बांधव हैं, सबके लिए यूपी स्पेशल क्लास इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स की क्लास इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही उसका भी आपको लाभ लेना चाहिए। आपके बेहतर भविष्य के लिए हम लोग समर्पित हैं। फिर एक नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।